कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 2 का। ठीक है, यूनिट 3 का हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोग निकाल लेंगे पेज नंबर 39। लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 पेजेस का काम है, जो कि इस वाले पोएम से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिट 3 की पोएम से रिलेटेड है, टॉप्सी टर्वी लैंड से रिलेटेड जो हमारे पास काम रह गया है वो वाला काम देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे। सही है, उसके लिए आप लोग अभी निकाल लें पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में आप लोगों को टॉप्सी टर्वी लैंड के मैंने सवालात करवा दिए थे। उसके बाद इसके नीचे है कुछ बातें लिखी हुई हैं और कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं टॉप्सी टर्वी लैंड और आवर लैंड, यानी कि हमारे लैंड में, हमारी ज़मीन के बारे में, और टॉप्सी टर्वी लैंड की ज़मीन के बारे में। ठीक है, तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता था, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, लोग जो है अपने सरों पर चलते थे। ठीक है, तो हमारे जो है लैंड में क्या होता है, हम कैसे चलते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पीपल वॉक ऑन देयर फुट। ठीक है, ये वाली बात लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी डिफरेंस बताना है अपने शहर का और टॉप्सी टर्वी लैंड का। ठीक है, अपने लैंड का और टॉप्सी टर्वी लैंड का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। ऐसे ही दूसरे में लिखा हुआ है दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट, वो अपने हैट्स यानी कि अपने जो हैट होते थे वो कहाँ पहनते थे, फीट पे, यानी अपने पैरों में पहनते थे। तो हमारे अवर लैंड में क्या होता है, हमारे लैंड में क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे दे वेयर हैट्स ऑन देयर हेड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है इस तरफ की साइड पे, अब जो है लिखा हुआ है, यानी कि अपने लैंड के बारे में यहाँ बता दिया गया है, आपको डिफरेंस लिखना है टॉप्सी टर्वी लैंड का। ठीक है, तो यहाँ आवर लैंड में लिखा हुआ है बोट सेल इन द सी, हमारे लैंड में जो बोट है वो कहाँ चलती है, सी में, यानी कि समंदर में चलती है। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में बोट कहाँ चलती है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये भी लिख सकते हैं बोट सेल इन द ऑन सैंड। ठीक है, बोट जो है कहाँ चलती है, टॉप्सी टर्वी लैंड में सैंड पे चलती है, मिट्टी पे चलती है। आगे लिखा हुआ है 5वें नंबर पे टॉप्सी टर्वी लैंड पे क्या होता है, पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, लोग जो है उस चीज़ के लिए पे करते हैं, उस चीज़ के लिए पैसे देते हैं जो उनके पास नहीं होती। तो अब आवर लैंड यानी हमारे लैंड पे क्या होता है, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। ठीक है, लोग जो है उसी चीज़ के लिए पे करते हैं जो उनको मिलता है। ठीक है, आगे यहाँ पर पेज नंबर 36 पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक लेट्स लिसन की एक्टिविटी दी हुई है। बस ये वर्ड्स दिए हुए हैं, राइमिंग वर्ड्स, इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक पर आ जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड हियर, ये वर्ड्स जो हैं, जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मिक्सअप होके दिए हुए हैं। ठीक है, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इनको जो है आपको रीअरेंज करना है, इनकी जगह चेंज करके आपको बिल्कुल सही सेंटेंस बनाना है। ठीक है, वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, वो वर्ड इसके अंदर जो सबसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा, और बाकी उसके बाद आएंगे रीअरेंजमेंट में, आप लोग खुद देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रेनू। रेनू जो है कौन से वर्ड से लिखा हुआ है, कैपिटल वर्ड से पहले लिखा हुआ है। ठीक है, रेनू, फिर लिखा हुआ है नॉटी, उसके बाद लिखा हुआ है इज़ गर्ल। इसको अब जब आप लोग अरेंज करेंगे तो ये किस तरह से अरेंज हो सकता है, रेनू जो है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा, रेनू इज़ आ नॉटी गर्ल। ये देख रहे हैं आप लोग, मैंने नंबरिंग कर दी है इस वजह से, ताकि आप लोग को समझ में आ रहा हो कि पहले कौन सा आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से नंबरिंग नहीं करनी है, रीअरेंज करके नीचे की तरफ लिखना है। अब इसको चलें रीअरेंज करते हैं, तो लिखेंगे इसको रेनू इज़ आ नॉटी गर्ल। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल अब अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज़। ठीक है, तो इसके अंदर पहला वर्ड जो है कौन सा होगा, जिसमें HER हर लिखा हुआ है, तो हर आप लोग देख सकते हैं कैपिटल लेटर से है, तो पहला वर्ड इस पर कौन सा आएगा, हर का आएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा, हर रूम इज़ अनटाइडी ऑलवेज, उसका रूम हमेशा गंदा रहता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नंबर 3 पे, इस पे भी हर जो है सबसे फर्स्ट लेटर है, इसलिए समझ में आ रहा है कि हर सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है हर मदर एडवाइसेस हर टू क्लीन इट। ठीक है, इसको जो है आप लोग अरेंज करके खुद से लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने ये 5 सेंटेंस अरेंज करके लिखने। ठीक है,
आगे लिखा हुआ है नाउ यू कैन टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी लैंड एट होम एंड देयर इज़ अ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे लेट्स राइट है हमारे पास, इसका सवाल जो है पीछे की तरफ लिखा हुआ था। तो यहाँ पर वो चीज़ें बतानी है, राइट 5 थिंग्स, उन 5 चीज़ों के बारे में बतानी है डैट यू डू एट होम टू मेक योर रूम लुक नीट एंड क्लीन। 5 उन चीज़ों के बारे में बतानी है जो है आपके होम में जो आप कोशिश करते हैं नीट एंड क्लीन रखने की, यानी आप अपने रूम को जो है बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन रखने के लिए 5 ऐसी बातें बताइए जो आप करते हैं अपने घर पे, ठीक है। जैसे पहली बात आप लिख सकते हैं कि डस्टिंग करती हूँ या करता हूँ मैं, और दूसरी बात मैं अपने बैग को जो है संवार के रखता हूँ, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन। आप टॉपसी टर्वी सीन को सोचें एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बेलो, और उसको जो है डिस्क्राइब करके यहाँ लाइन्स में लिख दें, ठीक है। इसके बाद है नीचे 2 स्टोरीज गॉट मिक्स अप। ये लेट्स राइट का ही है क्वेश्चन नंबर 3। 2 स्टोरीज गॉट मिक्स अप, 2 स्टोरीज जो है मिक्स हुई हुई है। सॉर्ट देम आउट एंड राइट इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। इनको जो है आप पहले देखेंगे बहुत ही गौर से कि कौन सी स्टोरी जो है किसकी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वी थॉट द लॉइन हैड इटन समवन। हमने सोचा कि लॉइन ने जो है किसी को खा लिया है, ठीक है। तो ये पहली वाली लाइन जो है किसके मुताल्लिक आ रही है, लॉइन के मुताल्लिक आ रही है। अब दूसरे में देखेंगे लिखा हुआ है सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक ओवर द ट्री टॉप्स। अब ये दूसरी वाली जो स्टोरी है वो किस पर आ रही है, काइट को लेके आ रही है। अब इसी तरीके से यहाँ तक जो है स्टोरीज लिखी हुई है, इसके अंदर कौन सी स्टोरी जो है स्टोरी नंबर 1 यानी लॉइन वाली स्टोरी से रिलेटेड है। अब जैसे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ही सॉ अ शू इन द लॉयंस केज। उसने जो है देखा था शू लॉयन के केज में, लॉयन के पिंजरे में। तो इसी तरीके से आप लोग ढूंढेंगे इन सारी लाइंस में कि कौन सी स्टोरी लॉयन वाली है और कौन सी स्टोरी काइट वाली है। तो उस तरह से आप लोग किस में लिखेंगे, यहाँ आ जाएंगे पेज नंबर 38 पर। तो द मैजिक काइट की स्टोरी है, तो इसको आप जो कहाँ लिख देंगे, यहाँ मैजिक काइट वाले कॉलम में, ठीक है। ये सारी स्टोरीज़ को ढूंढ के कि कौन सी स्टोरी काइट से रिलेटेड है और कौन सी स्टोरी जो है यहाँ पर जू से या फिर लॉइन से रिलेटेड है, वहाँ यहाँ पर आप लोग वो वाली स्टोरी लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको काम, यहाँ तक का काम उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। द मैजिक काइट वाली स्टोरी, इसके अंदर से ढूंढनी है कौन कौन सी लाइंस जो है काइट वाली स्टोरी से रिलेटेड है, और वो लाइंस आप लोगों ने यहाँ लिखनी है। इस पर जो है आप लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबर 1 स्टोरी है ये, और ये नंबर 2 स्टोरी का हिस्सा है, जिस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग हुई हुई है, ठीक है। इस तरह से आप लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 39 पे, जो हमने आज चैप्टर पढ़ना था, ठीक है। चैप्टर का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है। गुलिवर्स जो है एक आदमी का नाम है, और उसने जो है जो सफ़र किया था उसके बारे में वो बता रहा है हमें, ठीक है। पेज नंबर 39 सबने निकाल लिया है उम्मीद है। अब इस पर सब अपनी अपनी फिंगर रख लें। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। जब कोई आदमी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बताता है इन हिज ओन वर्ड्स, अपने ही लफ्ज़ों में, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। इसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं हम खुद से कहानी सुनाने वाले को, ठीक है। अपनी स्टोरी, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाने वाले को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। गुलिवर सेलर, गुलिवर जो है एक जहाज़ चलाने वाला है, सेलर है, ठीक है। वाज वन कॉट इन अ लैंड ऑफ जेंट्स। वो एक मर्तबा जो है बहुत बड़े लोगों की जो है लैंड में यानी ज़मीन पर फंस गया था, जहाँ पे सब लोग बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ही अजीब से थे, ठीक है। जेंट्स उनको कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। गुलिवर्स अ सेलर, गुलिवर जो एक जहाज़ चलाने वाला था। वाज वन कॉट इन अ लैंड ऑफ जेंट, वो एक दफ़ा वो जो है फंस गया था लैंड पर यानी कि ज़मीन पर, किनकी, बहुत अजीब से लोगों के, ठीक है। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। तो वो जो है अब यहाँ क्या कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है हमें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द 16th of June, ये 16 जून का दिन था, ठीक है। जून 1730 जो है ईयर था। वी डिस्कवर्ड लैंड, हमने जो है एक लैंड यानी कि एक ज़मीन दरियाफ़्त की थी, हमने एक ज़मीन ढूंढ ली थी, ठीक है। आवर कैप्टन सेंड अ डज़न मैन, हमारे कैप्टन ने जो है वो दर्जनों की तादाद में लोगों को भेजा। विद वेसल्स फॉर वाटर, और कश्तियाँ भी भेजी साथ में ताकि हम वो पानी में यूज़ भी कर सकें, ठीक है। और क्या कहा, इफ़ एनी कुड बी फाउंड,
अगर कुछ भी वहाँ पर मिल पाए, जो भी कुछ तुम्हें वहाँ मिले, जो कुछ भी तुम वहाँ देख सको उस लैंड पर जो हमने दरियाफ़्त किया है, तो वहाँ पर जाके ढूंढो, ठीक है। वैन वी कम टू लैंड, जब हम उस लैंड पर, उस जगह पर पहुँचे, वी सॉ नो रिवर, तो हमने वहाँ जाके क्या देखा कि वहाँ पर कोई दरिया नहीं है, और स्प्रिंग, और कोई बहार नहीं है, नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, और कोई आबादी भी नहीं है उस जगह पर, ठीक है। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं वहाँ पे मालूमात करना चाहता था। अब मैं जो, वो कौन बोल रहा है, वो गुलिवर जो है, गुलिवर अपने बारे में बता रहा है, क्योंकि गुलिवर अपनी कहानी खुद से सुना रहा है इस स्टोरी में, ठीक है। तो गुलिवर ने क्या कहा, मैं जो हूँ वो मालूमात करना चाहता था। द कंट्री वाज बैरन एंड रॉकी, कंट्री यानी कि वो जो शहर था वो कैसा था, बैरन, बैरन कहते हैं हम बहुत ही बेफ़ायदा और फजूल, ठीक है। बैरन एंड रॉकी, वो जो है बहुत चट्टानों वाला इलाका था, और कैसी जगह थी वो, बिल्कुल फजूल और बेफ़ायदा जगह थी वो। तो आगे लिखा हुआ है, आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू, मैं जो हूँ वापस मुड़ा अपने क्रू को, यानी अपने अमले के साथ मिलने के लिए और अपने अमले के साथ जाने के लिए। वो लोग जो साथ में आए हुए थे, जहाज़ का उनका वो अमला, उनके साथ जाने के लिए वो वापस मुड़ा। ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट, फिर मैंने क्या देखा कि वो लोग जो हैं बहुत ही तेज़ी से बोट के अंदर बैठ रहे हैं, छोटी वाली कश्ती को यहाँ पे बोट कह रहे हैं, ठीक है, कश्ती में बैठ रहे हैं। एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट द शिप, और जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बचाते हुए। किस तरफ, शिप की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़ी वाली कश्ती की तरफ वो लोग बहुत ही तेज़ी से उसकी जानिब जा रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग क्यों जा रहे हैं देखते हैं। बिफोर आई कुड रीच दैम, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, आई ऑब्जर्व अ हग क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम, तो मैंने जो है वो क्या देखा, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, मैंने ये महसूस किया, एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर, बहुत ही बड़ा जानदार, बहुत ही बड़ा जो है आदमी, वॉकिंग आफ्टर दैम, वो जो है चलकर जा रहा था उनकी तरफ, इन द सी, दरिया में, एज़ फास्ट एज़ ही कुड, बहुत ही तेज़ी से, जितना तेज़ी से वो जा सकता था। ये देखें, तो गुलिवर जो है वो कहीं से खड़े होकर ये देख रहा था ये मंज़र कि एक बहुत ही बड़ा आदमी, लोगों से भी बड़ा आदमी, लोगों से भी जो बड़ा आदमी था वो कहाँ जा रहा था, उस शिप की तरफ जा रहा था, उस शिप को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, और लोग जो है अपनी जान बचाकर इससे भाग रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे क्या लिखा हुआ है, वाटर ऑफ द ओशन एज फास्ट एज दे कुड वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली हिज नीज, वो जो पानी था, ओशियन यानी समंदर का पानी था, वाटर ऑफ द ओशियन यानी उस समंदर का पानी कहाँ तक पहुँच रहा था, उसके सिर्फ उसकी घुटनों तक पहुँच रहा था, यानी वो इतना बड़ा था कि समंदर का पानी उसके कहाँ तक पहुँच रहा था। ये देखें, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो इतना बड़ा आदमी है कि इन लोगों से भी वो बड़ा लग रहा है, आम लोगों से वो बहुत ही बड़ा लग रहा है, और उसके जो है पानी जो है वो कहाँ पहुँच रहा है, उसके सिर्फ घुटनों तक ही पहुँच रहा है, ठीक है। तो उसने जो है, गुलिवर ने ये सारा मंजर बता दिया कि पानी किस तरह का नज़र आ रहा था उसको। आगे लिखा हुआ है, हाउ एवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, लेकिन जबकि इसके बावजूद क्या हुआ, इसके बावजूद कि वो बहुत ही बड़ा था और वो बहुत ही तेज़ी से आगे जा रहा था, इसके बावजूद वो मॉन्स्टर जो है वो इस काबिल नहीं रहा कि वो आगे निकल पाए उस बोट से, उस स्पीडी बोट से, यानी कि ये बोट जो है इतनी तेज़ी से ये लोग जो है उसका अमला भगाते हुए आगे लेकर जा रहे थे कि उस मॉन्स्टर के लिए जो है बहुत ही मुश्किल हो गया था कि वो आगे बढ़कर उन्हें पकड़ सके, ठीक है। आगे क्या हुआ, आई टर्न बैक क्विकली, मैं जो हूँ बहुत ही जल्दी से पीछे की तरफ घूमा, एंड क्लिम्ब अप अ स्टीप हिल, और चढ़ गया बहुत ही जो है ढलान वाली पहाड़ी पर, ऊंचाई की तरफ चढ़ गया, ठीक है। विद फील्ड ऑफ बार्ले ऑन अदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, ठीक है। तो वो बता रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी से तेज़ी से मुड़ा और मैं कहाँ चला गया, एक ढलान वाली जो है पहाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ गया, जहाँ पर क्या था, एक खुला मैदान था, फील्ड थी, यानी कि खुले मैदान के आगे बहुत सारे खेत थे। ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी जो है पिक्चर भी दिखा दी गई है कि किस तरह से खुला मैदान के बाद खेत आ गए थे, बहुत सारे खेत थे, ऑफ बार्ले एंड कॉर्न, ठीक है। बार्ले कहते हैं जौ को, जौ के खेत थे, और दूसरी साइड पे क्या था, ऑन आइदर साइड यानी कि दूसरी साइड पे था कॉर्न से थे, भुट्टे के यानी कि खेत थे, ठीक है। राइजिंग अप टू 40 फीट, जो कि ऊंचे ऊंचे थे, निकल रहे थे, कितने लंबे लंबे थे वो, 40 फीट, 40 फीट ऊंचे थे वो, ठीक है। देयर वाज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर, वहाँ पर एक फेंस कहते हैं बाड़ा को, ठीक है, बाड़े को, वहाँ पर एक बाड़ा भी था जहाँ से हम गुजर सकते थे एक फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ, एक खेत से दूसरे खेत की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया।
नंबर 40 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 40 पे यहाँ से भी थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात थी, बहुत ही नामुमकिन बात थी। टू क्लेम, बिकॉज वहाँ पर चढ़ जाना, ठीक है, उस खेत पे जो है चढ़ के चले जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात थी, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था। बिकॉज एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई, क्योंकि हर स्टेप कैसा था, 6 फीट ऊंचा था और मैं उनसे बहुत ही छोटा लग रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन अ हेज, मैं जो हूँ कोशिश कर रहा था कि मैं कोई गैप ढूंढूँ इन झाड़ियों के अंदर, ठीक है। वैन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड, जब मैंने देखा कि यहाँ पर कोई एक इनहेबिटेंट, कोई एक आबादी है यहाँ पर अगले फील्ड पे, यानी कि अगले खेत में, वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, जो कि कहाँ पर आ रहा है, फेंस की तरफ, यानी इस बाड़े की तरफ आ रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ही वाज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, और वो भी बिल्कुल उसी साइज़ का था जैसा कि वो जो क्रिएचर था हमारी बोट का पीछा कर रहा था, बिल्कुल उसी साइज़ का वो लग रहा था, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को। आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट फेयर एंड अस्टोनिशमेंट एंड रन टू हाइड माई सेल्फ, मैं जो हूँ बहुत ही इंतहाई दर्जे का डर गया था उसको देखकर, और मुझे बहुत ही उससे खौफ आ रहा था, और मैंने क्या किया, मैं बहुत ही तेज़ी से भागा और मैंने अपने आप को छुपाने का सोच दिया, और मैंने सोचा कि मैं अपने आप को कहीं छुपा दूँ, और मैं जो हूँ कहीं छुपने लग गया, ठीक है। बस यहीं तक का आज हम पढ़ेंगे, और बाकी का जो ये चैप्टर रहता है यहाँ से और ये वाला भी, ये वाले 2 पेजेस हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज हमने जो है यहाँ के 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, और जहाँ तक हमने आज पढ़ा है उस पर आप लोग निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मार्क लगा लें जिससे आपको याद रहे कि आप लोगों ने आज कितने जो है लाइंस यहाँ की पढ़ ली हैं पेज नंबर 40 की। इसके बाद आप लोग आ जाए रीडिंग इस फन पे। रीडिंग इस फन पे हमारे पास यहाँ पर सवालात हैं। जो सवालात आप लोगों को जैसा कि पहले भी मालूम है कि जो सवालात इन 2 पेजेस से रिलेटेड होंगे वही सवालात हम इस वक्त अभी करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग इस में पहला सवाल है, वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड, कैप्टन ने जो है उन आदमियों को लैंड पर यानी उस जगह पर क्यों भेजा था, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में अब हम लिखेंगे। सब बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लें और पेज नंबर 43 भी निकाल लें। गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर का सफ़र, ठीक है। पहला सवाल लिख रहे हैं, वाई डिड द कैप्टन send the man to the land, तो सवाल में पूछ रहे हैं, वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड, कैप्टन ने जो है क्यों भेजा था उन लोगों को उस लैंड पर, ठीक है। तो इसका जवाब हम लोग लिखने वाले हैं अभी, ठीक है भाई। तो हम पहले सवाल का जवाब लिखने जा रहे हैं। इसका जवाब आपको मिल जाएगा पेज नंबर 39 पे, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड, कैप्टन ने जो है उन लोगों को उस लैंड पे क्यों भेजा था। तो हम जब इस वाले लाइन पे हमने जब ये वाली लाइन्स पढ़ी थी तो लिखा हुआ था कैप्टन सेंड अ दर्जन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर, कैप्टन ने जो है बहुत सारे दर्जनों की तादाद में मैन्स को, लोगों को भेजा था किस चीज़ के साथ, कश्ती के साथ पानी पे। इफ़ एनी कुड बी फाइंड, के कुछ भी, इफ़ एनी कुड बी फाउंड, ये कुछ भी वहाँ पर जाके अगर आप लोग ढूंढ सके तो कुछ भी वहाँ जाके ढूंढ लो, ठीक है, कि कुछ वहाँ पे मिलता है या नहीं, ये ढूंढने के लिए जो है उनको जो है भेजा था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगली जो लाइन है, व्हेन वी केम टू द लैंड, वो जो है बात दूसरी शुरू हो जाएगी वहाँ से, इसलिए इसका जवाब आप लोग कहाँ तक लिख सकते हैं, फाउंड तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है कैसे लिखेंगे, द कैप्टन सेंड अ डजन मैन विद वेसल फॉर वाटर, ठीक है। फिर ये लिखेंगे, आगे लिख देंगे, इफ़ यू एनी कुड
बी फाउंड, कि अगर आप वहाँ पर कुछ भी ढूंढ सकें, ठीक है। तो ये बात ऐसा लग रहा है कि कैप्टन जो है उनसे कह रहा था, अगर आप इनमें यू का इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोग ये जवाब लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 43 पे दोबारा से। पेज नंबर 43 पे यहाँ पे दूसरा सवाल है, वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। मैन वो जो आदमी है वो क्यों भागा था बहुत ही तेज़ी से शिप की तरफ, सही है। वो जो सारे लोग थे, सारे आदमी थे, वो मैन तेज़ी से शिप की तरफ क्यों भाग रहे थे। तो आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों को पता चला था कि क्यों भाग रहे थे वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने जो है देख लिया था, क्या देखा था, एक बहुत ही बड़ा जो है दियो देख लिया था। इसको जो है जाइंट को और दूसरे लफ्ज़ों में दियो भी बोलेंगे, जो कि बहुत बड़े और बहुत ही अजीब से लोग होते हैं, उनको ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो उन लोगों ने जो है ये देख लिया था, इसीलिए वो लोग बहुत ही तेज़ी से भाग रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। Why did the man rush back to the ship। वो सारे जो लोग थे, जो बहुत सारे तादाद में लोग आए थे, वो लोग क्यों भाग रहे थे, ठीक है। वो लोग क्यों भाग कर चले गए थे शिप की तरफ। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अब जी। तो इसका आंसर भी आप लोग कहाँ से ढूंढ सकते हैं, पेज नंबर 39 पर ही इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसका आंसर शुरू करने से पहले सवाल में से ही एक लाइन लिखेंगे। जो लाइन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, द मैन रश बैक टू द शिप। वो जो लोग थे वो भाग रहे थे शिप की तरफ, बिकॉज। अब बिकॉज डाल के आप लोग, ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे यहाँ से। बिकॉज दे ऑब्जर्व, क्योंकि उन्होंने ये देखा था, क्योंकि उन्होंने ये महसूस कर लिया था। बिकॉज दे ऑब्जर्व अ हग क्रिएचर, या ऑब्जर्व की जगह आप सी का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज दे सी अ हग क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन अ सी एज फास्ट एज ही कुड, वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, ठीक है। वो लोग जो है इतनी तेज़ी से शिप की तरफ इसीलिए भाग रहे थे क्योंकि उनको जो है इन्होंने जो है वो देख लिया था एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर, एक बहुत ही बड़ा जानदार, बहुत ही बड़ा दियो, वो जो है इनकी तरफ आ रहा था सी में। और जितनी तेज़ी से वो बंदा जो है आ सकता था, वो आदमी, वो इतनी तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। और जो समंदर का पानी था वो कहाँ आ रहा था, सिर्फ उसके जो है नीज तक, यानी कि उसके घुटनों तक आ रहा था। इसी वजह से वो इतने बड़े आदमी को देखकर सब वहाँ से डर के भाग रहे थे, ठीक है। तो ये वाला आप लोग जवाब यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मैन रश बैक टू द शिप। सारे लोग जो हैं भाग रहे थे शिप की तरफ, बिकॉज दे सी आ हग क्रिएचर से लेकर आगे तक लिख सकते हैं, जहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अपनी वर्डिंग तक आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला काम। इसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर हमारे पास पहले चूज़ द करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो जो है हमने अभी इस वक्त नहीं पढ़ा है, इस वजह से वो काम हम अभी नहीं कर रहेंगे, ठीक है। ये हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और इसके अलावा जितना भी सारा काम है और बाकी का जो लेक्चर है हमारे पास, बाकी का जो चैप्टर हमारे पास बचा हुआ है वो भी हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग ये 2 सवालात कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग जो मैंने अभी 2 पेजेस आपको पढ़ा है उसमें से ब्लैंक्स बना के लानी है आप लोगों को होमवर्क में, ठीक है। तो होमवर्क में यही लिख देती हूँ। Read the half chapter and make 7 to 10 blanks, ठीक है। आधा जो है चैप्टर पढ़ के आना है, जहाँ तक मैंने आप लोग को पढ़ाया वहाँ तक चैप्टर पढ़ के आना है, ठीक है। उम्मीद है सबने यहाँ पर माई सेल्फ तक पे मार्क भी लगा लिया होगा। यहाँ तक का जो है आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा और उसमें से जो है 7 to 10 ब्लैंक्स या कम से कम 5 ब्लैंक्स बनाने की सब कोशिश करेंगे, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों का होमवर्क था। अल्लाह हाफिज़।